नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं आज के इस स्त्री रोग परिचर्चा में हेवी ब्लीडिंग के बारे में। हेवी ब्लीडिंग जिसको अश्रुक दर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको रक्त प्रदर भी कहा जाता है, जिसको कई सारे नाम इसको हम लोग दे सकते हैं, मेट्रोजिया या फिर मेनोरोजिया, पॉलीमेनोरिया वगैरह वगैरह। तो इन सब में जो भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है उसको भी मैं बताऊंगी। आयुर्वेद के हिसाब से इसको कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले तो रक्त प्रदर या अश्रु दर, ये जो अवस्था है इसको हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, आजकल हम लोग देखते हैं कि कई बारी लड़कियों में या जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो शुरू की अवस्था में ये ज्यादा ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल बात होती है। ड्यूरिंग फर्टाइल एज और फिर जैसे कि मेनोपॉजल एज में, इसमें हम लोग प्राकृतिक विकृतिक रूप से भी देख सकते हैं। बट आज का सेशन जो है हम लोग खासकर जो नॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग, इसमें 3 प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो स्पॉटिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है, उसको थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। बट अश्रुक दर, रक्त प्रदर के नाम से आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी आचार्यों ने, काश्यप वगैरह सभी ने इसके बारे में जो भी वर्णन किया है आज उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रदरयति इति प्रदरहा, यानी एक प्रकार से देखेंगे तो अधिक मात्रा में जब शरीर से इसको ये बताया है कि प्रकर्षेण दीयते इति प्रदरहा, अश्रुग दीपति यस्मिन् कृत्यम अश्रुगदरहा, रक्तः प्रदीयते यस्मात् प्रदरेदम तम स्मृतः। आचार्य चरक ने इस प्रकार से प्रदर की डेफिनेशन बताई है। जब रक्त यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है अधिक मात्रा में शरीर के बाहर जाने लगता है तो इसको हम अश्रुक रक्त प्रदर कह सकते हैं। इसकी तुलना हम कई वैद्यों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अधोक रक्तपित्त है या फिर वातज अतिसार हो या पित्तज अतिसार में भी कुछ इस प्रकार से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जस्ट एक इमेज के द्वारा मैं शेयर करना चाहूंगी कि किस प्रकार से इसमें बदलाव आते हैं, क्या हार्मोन्स का कोई इसमें रोल है क्या। बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग इसको आयुर्वेद और आधुनिक दोनों प्रकार से थोड़ा सा मैं इसमें आपको मेरा जो भी विचार है मैं यहाँ पर प्रकट करती हूँ। तो इस देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को हमने बार बार बताया है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है इसको हमने बार बार पढ़ा भी है। तो जैसे यहाँ पर बताया है कि मेंस्ट्रुएशन या रजः प्रदीर्यते यस्मात्, यानी प्रोलॉन्ग्ड टाइम में जब ये होता है, आता है, बहता है शरीर से, तो इसको हमने अश्रुक दर बताया है। अभी जैसे मैंने इसके डिवाइडेशंस किए हैं, अभी और एक बार फिर से मैं इसको बता देती हूँ। आधुनिक रूप से भी इसको मैं बताने का प्रयास करूंगी। अगर आपके रेगुलर पीरियड के दौरान अगर ज्यादा मात्रा में मतलब ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग विथ क्लॉट्स, या आपको दिन में 3, 4, 5, 6 पैड्स बदलने पड़ते हैं। जैसे हमने एक सेशन में ये भी देखा था कि नॉर्मली कितने पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, उससे कई ज्यादा। जैसे आप सम्मानिए नॉर्मल लेवल पर जो मॉडरेट ब्लीडिंग होती है उसमें दिन में से 2-3 बार या 4 बार 5 बार भी बदलना पड़ सकता है। बट ये हेवी मेंसेस में इतना आपको मेंसेस होता है, इसके बाद इतना फ्लो ज्यादा होता है कि थकान आने लगती है, पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण होता है, कभी कभी बार इसमें फीवर भी आ सकता है। तो दोषों की स्थिति के अनुसार इसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण मिलते ही है। बट इसमें मुख्य रूप से वात और पित्त, ये 2 दुष्ट दोष होते हैं। वात प्रकोपक आहार विहार इसका मुख्य हेतु है और पित्त भी साथ में दुष्ट होता है। तो ड्यूरिंग मेंसेस अगर है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग है ज्यादा दिन लंबे समय तक भी, और फिर हेवी मात्रा में भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको मेनोरोजिया कहा जाता है। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में हम लोग मेनोरोजिया बताएंगे। ब्लीडिंग इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जैसे कि 2 पीरियड के बीच में का जो पीरियड है, इसके दौरान अचानक से अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, जैसे अभी अभी पीरियड हुआ है, इसके बीच आपकी डेट आगे है, इसके बीच में ही आपको 15 दिन बाद ही अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको पॉलीमेनोरिया के नाम से हम लोग बोलेंगे। और मेट्रोजिया यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड एंड इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड भी, तो मतलब बीच में भी और पीरियड के दौरान भी अगर मतलब साइकिल आपका उसकी लेंथ शॉर्ट होती है तो इसको मेट्रोजिया कहा गया है। आचार्य चरक सुश्रुत ने शोणित जन्य व्याधि में इसकी गणना की है। इसको हम लोग रक्त प्रदोषज रोग, पित्तावृत्त अपान या और कुछ जो भी नामाभिधान इसको दिए गए हैं, इसके भी बारे में मैं बता देती हूँ आपको।
जैसे रक्त प्रदोषक रोग में इसकी गणना की है, इसी के साथ इसको पित्तावृत अपान भी हम लोग कह सकते हैं। पित्तावृत अपान की स्थिति में भी अधिक मात्रा में रक्तस्राव शरीर से होता है। रक्त अतिवृद्धि या आर्तवृद्धि ये भी नाम इसको दे सकते हैं। दूसरा एक ये है योनि रोग के रूप में भी पित्त अगर प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिएगा, जिसका भी चालू मुझे का वो देना निशा जी ठीक है। तो इस प्रकार से रक्त अतिवृद्धि योनि रोग के उपद्रव के रूप में भी पित्त के प्रकोप के कारण भी योनि व्यापत को अगर देखते हैं, मानो योनि व्यापत के भी कारणों को हम लोग देखेंगे या किस योनि व्यापत के साथ इसकी तुलना हो सकती है, तो वो है रक्त योनि या फिर लोहित क्षरा। ये योनि व्यापत के साथ इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। परिप्लुता में भी इसी प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इस ब्लीडिंग को हमें सोचना है। अश्रुजा में भी ये होता है, कई बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें करना होगा। तो पित्तला योनि व्यापत में भी पित्त के प्रकोप के कारण अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। योनि अर्श में भी हो सकती है। गर्भिणी अवस्था का जो गर्भस्राव है, जैसे एबॉर्शन हो गया तो भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसमें भी क्लॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप फर्टाइल एज में हो या अगर आप प्रेगनेंसी के एज में हो तो वहां उसको सोचना है, बाकी आपको फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार प्रसूति के पूर्व भी मतलब स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और फिर पीपीएच जैसे पोस्टपार्टम हीमेरोज हमें पता है जो कि जानलेवा भी है, जिससे पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। बट हम लोग आज नॉर्मल जो रक्त प्रदर आयुर्वेद में वर्णन किया है अश्रु दर के नाम से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके कारण कई सारे कारण है। इसकी संप्राप्ति को भी समझ लेते हैं कि वात का प्रकोप हमें पता है अपान वायु के कारण ही सारी आर्तोजनिक विक्रिया होती है। आर्तो दुष्ट होना जो भी है वात प्रकोप यहाँ पर है, और पित्त के प्रकोप के कारण अचानक से रज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये मात्रा बढ़ने से धमनियों के द्वारा या नाड़ियों के द्वारा जो भी वहां पर स्ट्रक्चर्स है इनके द्वारा रक्त अधिक मात्रा में वजाइनल ओपनिंग के द्वारा बाहर आने लगता है। इसके कारणों का विचार करते हैं कि निदान क्या है, इसके हेतु क्या है। हेतु तो ज्यादा से ज्यादा सारे हेतु हमें पित्त और वात के प्रकोप के ही है। ओवर एक्सर्शन माने ये एंजाइटी है, अधिक जागरण, अधिक प्रवास, चिंता, शोक, क्रोध, दुख, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन है। पित्त के हेतुओं को देखते हैं तो हमेशा से हमें पता है कि कटु अम्ल लवण विदाही अन्न सेवन। अभी कटु अम्ल लवण हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कटु अम्ल लवण यानी जो भी हम लोग खाते हैं दिन में उसमें से कौन से रस है। जरा सोचिए, आप अचार खाते हैं क्या अधिक मात्रा में, आप पापड़ ज्यादा खाते हैं क्या, आप फिर चटनी या कुछ ऐसे ही मसाले की सब्जी रोज आप खाते हैं कि आपको पानी पूरी, चाट, भेल, ये वो सब कुछ जो भी सारे स्पाइसी व्यंजन है, मिर्ची का प्रयोग आप ज्यादा करते हैं क्या, वड़ा पाव है, मिसल पाव है, या फिर स्नैक्स के रूप में भी ज्यादा लवण रस का सेवन होता है क्या, ज्यादा जो भी प्रोसेस्ड टाइप का फूड है इसको रखने के लिए, या जो इंस्टेंट फूड है इसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो इसमें भी पित्त बढ़ जाता है। इसके कारण भी वहां पर पित्त दोष हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो रक्त और पित्त प्रकोपक के हेतु के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया आयुर्वेदिक पद्धति से। लंघन, उपवास भी इसका कारण है। कई जैसे हमने लीन पीसीओएस को पढ़ाया था कि लीन पीसीओडी क्या होता है, जो जिसमें मतलब पेशेंट ओबेज नहीं होता है फिर भी पीसीओएस होता है। वैसे ही यहाँ पर लंघन और उपवास के कारण वात का प्रकोप होकर वात अधिक मात्रा में प्रकोपित होने से भी वहां स्टिमुलेशन मिलता है, और ये अपान वायु की विकृत गति के कारण भी ये रक्त की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ साथ जो अनादर कारण है जैसे कि मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस के चलते भी या कुछ स्थितियों के कारण भी, जैसे आयरन की कमी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो भी ये संभावना होती है कि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो। बाकी सारे जैसे कुछ ट्रीटमेंट चल रही है या आपको दूसरा कोई व्याधि है जैसे ओरियन, कुछ फाइब्रॉइड है, ट्यूमर्स है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रही है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, या कई बार कुछ इन्फेक्शन के कारण, एडिनोमायोसिस के कारण, स्ट्रेस फैक्टर के कारण, या जैसे कुछ थायराइड डिस्फंक्शन के कारण चलते भी हाई एस्ट्रोजन की मात्रा होती है। जहां पर देखिए ब्लीडिंग कब ज्यादा होगी, जब एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ेगी और हम लो प्रोजेस्टेरॉन होगा। तो जैसे पिल्स खाते समय ये स्थिति हो जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के दौरान हाई एस्ट्रोजन और लो प्रोजेस्टेरॉन की कंडीशन में हो, थायराइड डिस्फंक्शन में हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस भी इसका एक कारण है, जिसमें हमने देखा हम लोग मांस पाचक का कैसे उपयोग करते हैं। ये मांस धातु का वृद्धि होने से भी एंडोमेट्रियल साइज बढ़ना, ये भी कई बारी
ब्लीडिंग का कारण होता है, जिसको हम लोग बहुत ही अनदेखा कर देते हैं या इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। इसीलिए जब पेशेंट की रिपोर्ट आती है ना, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा माइंड करती है। ऐसे ही आपके शरीर में मांस धातु कैसे बढ़ता है, हमने मांस धातु की मेरी पूरी सीरीज यूट्यूब पर है, आयुष दर्पण के, उसको देखिए। या फिर मांसपाचक योग में भी हमने पढ़ा था कि मांस धातु किस प्रकार से विकृत होता है, किन कारणों से विकृत होता है, और वहां पर एंडोमेट्रियोसिस के रूप में भी हम लोग इसको लेते हैं। पीसीओएस या पीसीओडी में भी अर्बुद या यहाँ पर कफ और वात का प्रकोप है, बट वात प्रकोप है ही। तो इस प्रकार से ये सारे कारण यहाँ पर होते हैं हमारे हेतु सेवन के रूप में। संप्राप्ति को मैंने बता दिया कि हेतु एवं के सेवन के कारण दूषित हुआ पित्त, रक्त और वात ये गर्भाशय में जाकर वहां कर दोष दुष्ट समोचना से रज की मात्रा को बढ़ा देता है, और रज अधिक मात्रा में बढ़ जाने से अचानक से रज का फ्लो भी बढ़ता है। अभी इसके सामान्य लक्षण में तो हमें पता है कि ये ब्लीडिंग ज्यादा होती है, केवल ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके उपद्रव के रूप में इसके चलते हमें पता है कि रक्त थोड़ा सा भी हमारे शरीर से ज्यादा मात्रा में बाहर जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। घबराहट है, चक्कर का आना है, मूर्छा, सिंकोप, अंगमर्द, ये सारे लक्षण होंगे। दोषों के हिसाब से कैसे इसको देखना है, जैसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्रुदर के आयुर्वेद के आचार्यों ने प्रकार किए हैं, जिसमें अभी वातज की बारी आती है तो हमें हमेशा से पता है कि वात प्रकोप के कारण वातज रक्त प्रदर में, जैसे वात दोष का जो रंग है उसका रंग काला है, तो वात प्रकृति या फिर वात दोष के चलते यहाँ पर जो रक्तस्राव होगा वो थोड़ा सा लाइक ब्लैक कलर का, फिर जिसमें फेन रूप होगा और जिसमें थोड़ी सी सफेदी भी होगी, ज्यादा वो लाल भी नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ कटी वक्षण, हृदय पार्श्व में भी वेदना होगी, या जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेंस्ट्रुअल पेन या पीरियड पेन जिसको बोलते हैं। कई बारी ये थोड़ा सा इसमें हम इसकी उपमा जो दी है आचार्यों ने, इसके पलाश वृक्ष के साथ इसकी तुलना की है। पलाश के पत्तों के जैसे ये सॉरी पलाश के पुष्प के जैसे ये फ्रोदी टाइप की ब्लीडिंग यहाँ पर होती है वातज अश्रुदर में, तो इस प्रकार से इसको ये नाम दिया गया है। इसके साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं, आगे उन्होंने पित्तज के बारे में देखते हैं। तो पित्त हमें पता है, पित्त आम्ल, लवण, क्षार, रसयुक्त पदार्थों के सेवन से पित्त बढ़ता है। तो पित्त की ब्लीडिंग हमेशा से थोड़ी सी गर्म उष्ण गुण वाली होगी, इसके साथ साथ थोड़ा नीला, पीला वर्ण, अलग अलग रंग इसमें, अत्यंत गर्म, लाइक ब्लीडिंग हो रही होती है तो पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको स्वेटिंग होती है, गरम गरम उसको लगता है, अधिक रेड वाला होता है। और जब ब्लीडिंग होती है तो थोड़ा सा पेन भी पेशेंट को फील होता है। इसके साथ साथ अधिक प्यास का लगना, चक्कर का आना, शरीर में कुछ ज्वलन के जैसे महसूस होता है, जैसे मानो हाथ पैर में जलन हो रही वैसे उसको लगता है। आचार्यों ने भी इसी प्रकार से योग रत्नाकर हो, भाव प्रकाश हो, माधव निदान हो, इन सभी ने भी इसी प्रकार से इसको बताया है। कफज प्रकार के अश्रुदर में हमें पता है कफ का रंग जो है पांडु है, तो यहाँ पर थोड़ा सफेद वाला या फिर पेलर कलर का, कुछ स्लीमी, थिक और स्टेबल टाइप का होगा। कफज में क्लॉट हो भी सकते हैं। कफज में गुरुता अधिक होगी, जब भी ब्लीडिंग हो रही होती है तो थोड़ी सी गुरुता हमें लगेगी और मंद वेदना होती है, और कभी कभार इसमें ओमिटिंग सेंसेशन, शिरशूल, अरुचि, ये कफजनित लक्षण, मतलब ब्रीथलेसनेस होता है, क्योंकि रक्त अधिक मात्रा में जाता है तो पेशेंट को कुछ सूझता नहीं है और उसको ब्रीथलेसनेस भी महसूस होती है। इस प्रकार से ये वातज, पित्तज, कफज के लक्षण है। सन्निपातज में सन्निपातिक टाइप के लक्षण मिलेंगे, लाइक तीनों कलर के टाइप में उसका हो सकता है। इसके साथ साथ सन्निपातक के जो लक्षण है इसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है, रुग्ण में लक्षण ये भी मिल सकता है कि कुछ पेन भी है, कुछ दुर्गंध भी आती है यहाँ पर सन्निपातज में। और जो स्त्राव होगा ये कभी पुनपगंधी बताया है, कभी इसको मज्जा स्त्राव के समान बताया है, और वाग्भट आचार्य ने इसको रक्त के साथ साथ कास्य यानी नीला वगैरह भी बताया है रंग इसका। तो ये इस प्रकार से ये स्त्राव इसका है। तो ये हमने देखा कि इसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सभी कारण इसमें होते हैं, डिसफंक्शन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, एस्ट्रोजन की बढ़नी है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज में अगर अभी आप मुझे पूछेंगे कि कलर का हम लोग कैसे ये करते हैं, तो मुझे लगता है हम पैड्स का, पेशेंट के पैड्स का अगर परीक्षण करेंगे, जैसे रिसर्च हम लोग करते, बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह देते, इसमें अगर आपने पैड्स का कलर या पैड्स को तुरंत मतलब डिस्पोज करने के पहले अगर देख लिया तो उसमें तुरंत कलर पता चल जाता है। पेशेंट की प्रकृति भी हम लोग देख पाते हैं, इसके साथ भी हम लोग मतलब रंग के बारे में हमें पता चल जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं,
मैंने इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी बता दिया, इसके प्रकारों को आधुनिक शास्त्र के अनुसार कैसे देखें ये भी मैंने बता दिया। तो अभी आगे बात जब हमारी आती चिकित्सा की, तो चिकित्सा में क्या महत्वपूर्ण होगा, चिकित्सा हमें कैसी करनी है। चिकित्सा में हमें सभी बातों पर ध्यान देना है, स्तंभन भी करना है, हमें वात दोष को भी शांत करना है, हमें पित्त को भी शांत करना है, हमें शीत उपचार भी करने हैं। वात प्रकृति के है तो शीत अधिक नहीं करेंगे, वात अशुद्ध है, फिर भी हमें स्तंभन वहां पर करना होगा। तो इस प्रकार से हमारी चिकित्सा वहां पर बनती है। हम सबसे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें होती है, जैसे अधिक मात्रा में ब्लीडिंग मानो हो रही पेशेंट को, तो सबसे पहले बता दीजिएगा कि विश्रांति करे, वो विश्राम करे। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रजस्वला परिचर्या को लेकर हम चर्चा करते, तो हमें लगता है कि जो पुराने जमाने के सारे जो बातें हैं, जैसे रेस्ट करना चाहिए, बहुत ही सही है। और फिर अनवत शीर्षासन, इसके साथ कुछ लेप भी लगा सकते हैं हम लोग पेट पर, शतधोत घृत अप्लाई करें, एष्टी मधु का घृत अप्लाई कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, मिट्टी का भी आप लेप लगा सकते हैं। सिंपली आपकी काली मिट्टी लीजिएगा और इसका लेप लगाने से भी शीतगुण के कारण स्तंभन होगा और थोड़ा पेन या थकान भी कम होती है। चिकित्सा के कई सारे उपचार करते समय हमें कुछ कल्पों का भी प्रयोग करना है, हम लोग बस्ती चिकित्सा भी कर सकते हैं, कई प्रकार से हमें इसकी चिकित्सा करनी है, तो एक एक हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य ने बताया है कि रक्तार्शसाम च यत् प्रोक्तम भेषजम तच्च कारयेत। तो रक्त प्रदर के समान या प्रदर रोग की चिकित्सा में हमें सबसे पहले तो देखिए दीपन पाचन करेंगे। अभी जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, रस रक्त पाचन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कोई भी तिक्त रस वाला द्रव्य, पटोल है या फिर मुस्ता है, कारवेल्लक है, किरात तिक्त है, नींब है, इनका चूर्ण इस काढ़े के रूप में या चूर्ण शहद के साथ पीने को दीजिएगा, सवेरे खाने को दीजिएगा, चटाने को दीजिएगा, दीपन पाचन हो जाएगा। और ये सारे कषाय तिक्त रस वाले जो द्रव्य है ये स्तंभन का भी काम करते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो जैसे अग्निमांद यहाँ पर भी होगा ही होगा, और इसीलिए हम लोग दीपन पाचन से शुरू करेंगे। तो तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करिए, और सिंपली जो रसपाचक वटी मिलती है, गुरुचि वटी मिलती है, संशमणि वटी मिलती है, जो भी आपको पॉसिबल है वो सब लोग हम यहाँ पर देंगे। दीपन पाचन सबसे पहले करेंगे इस रसरक्त पाचक के साथ। अगर आपका कारण एंडोमेट्रियोसिस से ब्लीडिंग बहुत होती है बार बार और आपने यूजी करा लिया है, तो इसमें अगर आपको मिलता है एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गई है, तो वहां पर हम लोग मांस पाचक, मेदोपाचक, मतलब क्रम से दे सकते हैं, पहले रस रक्त पाचक फिर मांस मेदोपाचक का भी प्रयोग आप लोग यहाँ पर करेंगे, तो बहुत ही फायदा होगा पेशेंट को, हमारी ट्रीटमेंट सरल जाएगी। अभी हम एक जनरल ट्रीटमेंट के तौर पर मैंने बताया विश्रांति करना है, अभ्यंतर चिकित्सा। अभी जब पीरियड है चालू, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, तब क्या देना, ये बड़ा मतलब प्रश्न होता है कि हम लोग वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें शीत उपचार ही करना है। सबसे पहले तो कुछ तिक्त शीत द्रव्यों का कॉम्बिनेशन के रूप में जो भी है काढ़ा बनाइए, चूर्ण के रूप में दीजिए। कूटज है इसमें बेस्ट, वासा है, मुस्ता, हरिद्रा, खदीर, दारू हरिद्रा, गुरुचि, इन सभी का कॉम्बिनेशन पाउडर के रूप में। इसमें चंदन या पंचवल्कल का चूर्ण भी दे सकते हैं। काढ़ा अगर आपको देना है तो मैं सब बहुत सिंपल वाला काढ़ा बताती हूँ, अशोक के चूर्ण का काढ़ा। अशोक का चूर्ण लीजिएगा, 1 चमचा चूर्ण आपने ले लिया, 1 गिलास भर दूध लीजिएगा। अभी जैसे हम दूध उबालेंगे, दूध उबालने के बाद इसमें अशोक का चूर्ण डालिए, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि वो पूरा मतलब अच्छे से पक जाए, या फिर इसको हम लोग आधा या जो भी आपको 1/4 1/8 जो भी रखना है, इसको हम लोग उबाल कर रखेंगे। ये अशोक सिद्ध घृत दूध, और या फिर आप पानी में भी इसको बना सकते हैं, उटाकर पानी को, बेस्ट है ड्यूरिंग ब्लीडिंग। बहुत जल्दी से आपको 1 दिन में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। कुटच का काढ़ा बनाकर इसमें शुंठी का चूर्ण डालकर भी दे सकते हैं। दाड़िम का जो छिलका होता है, दाड़िम फल का, इसका भी काढ़ा बनाकर इसमें, ये तो घर में हमारे फल रहते हैं तो इसमें हम बना सकते हैं सिंपली। इसमें शहद, शुगर डालकर दे सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आपके घर में होता ही है, आपको वो समस्या है तो ये 10 15 20 चूर्ण जो हमने एक बार देखे थे कि कौन से द्रव्यों का संचय हमें स्त्री रोग चिकित्सा में करना है, तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, हमारे मैडम का फोन है।
सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक इम्पोर्टेंट कॉल था जो हमारे वुमेन्स डे के दिन हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें उषा जी आप है शायद, तो उसमें हमारी जो डायरेक्ट ये है मैडम है डॉक्टर कोटेचा मैडम, राजेश कोटेचा सर की मिसेस, वो आने वाली यस उनका यस मैम। हाँ, हाँ हाँ तो उनको मैंने बुलाया है रात को हमारे मतलब 9 बजे। तो ये हमारे लिए एक और एक अच्छा मतलब फील होगा लाइक यस मैम। यस। हाँ थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चिकित्सा के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए ये सारे बहुत सिंपल सिंपल कॉम्बिनेशन है, और भी कुछ मैं बताऊंगी। मुस्ता, आपके घर में मुस्ता वगैरह द्रव्य होता ही है, आप इसमें फिटकरी का चूर्ण डालकर या फिर मधुक ज्येष्ठ मध का काढ़ा शहद के साथ देते तो भी अच्छा है। एक जगह भी उदम्बर का भी बहुत अच्छा रोल आया है। उदम्बर जब का जो फल है उसका रस, बट अभी उदम्बर सीजन में भी मिल जाएगा आपको। तो आजकल उदम्बर के पेड़ भी इतने नहीं रहे पहले के जैसे। लाक्षा का भी आप स्वरस दे सकती है। यहाँ पर आपका दूध वर्ग ही है शायद उषा जी, तो क्षीर वर्ग में जो बकरी का दूध है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं लाक्षा रस के साथ। तो मुझे लगता है बकरी का दूध हमेशा से आयुर्वेद में स्त्री रोगों में खासकर बताया है, राजयक्ष्मा में भी बल बढ़ाने के लिए बताया है। तो बकरी के दूध का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। लाक्षा रस जो कि शीत कषाय है, स्तंभन का काम अच्छा करता है, तो गुरुची के रस के साथ दे सकते हैं। शतावरी रस दे सकते हैं। यहाँ पर तंडुलोदक कुशानुक चूर्ण के साथ या सिंपल राइस वाटर भी दे सकते हैं, दुर्वा रस में मिलाकर या शतावरी रस में मिलाकर। ऐसे भी कुछ घरेलू नुस्खे जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका भी प्रयोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। शीत उपचार के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ आचार्यों ने बताया या फिर हमें पता है हमेशा फांट या पानक के रूप में भी जो है, लाइक जीरा का फांट भी हम लोग दे सकते हैं। जीरा भी दीपन पाचन करेगा। जीरा गुड़क का भी या जीरे का काढ़ा बनाकर, जीरे का पानी बनाकर इसमें गुड़ थोड़ा डालिए। गुड़ की वजह मुझे लगता है गुड़ थोड़ा उष्ण पड़ जाएगा, तो मिश्री मिला देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आहार में भी बदल करना है हमें, क्योंकि पित्त प्रकोपक आहार से ही ये बढ़ता है। तो हमें शीत वाला, सिंपल वाला, मतलब ज्यादा दूध घृत का प्रयोग करिएगा। एक फुल्का फीकी वाली सब्जी और साथ में अपने कुछ जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं लाइक सैलड्स है, इसको स्टीम कर कर भी लिया तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। खाने में थोड़े मीठे का प्रयोग करिएगा। सवेरे उठने के बाद खजूर वगैरह भिगो कर खाते हैं या बादाम खाते हैं। रेजिन्स का पानी बहुत अच्छा है, सवेरे आप रात भर भिगो कर रखिएगा 10-15 रेजिन, सवेरे उसका पानी पीजिएगा। ये भी आपको तुरंत शीत गुण वाला है, ये भी आपको तुरंत मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बहुत अच्छा है। अभी ये हमने तुरंत मतलब दौरान के जो जब चालू है आपका मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग चल रही है उस दौरान, अभी यहाँ पर भी अगर वातज टाइप का अगर है, लाइक वातज रक्त प्रदर है, तो उसमें क्या करेंगे। तो इसकी तुलना हमने की थी वातज यूरिन व्यापक के साथ भी की है, बट वहां पर ज्यादा संकोच वगैरह होगा। यहाँ पर हमें वातज रक्त प्रदर में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो तिल चूर्ण, देखिए तिल का चूर्ण, तिल का काढ़ा हम लोग देते हैं जब अनाथ होता है। तो अभी यहाँ पर चूर्ण का प्रयोग करना है, बट कम मात्रा में करेंगे, दही के साथ, घी के साथ, और इसमें पानी पर वसा और शहद मिलाकर इसका प्रयोग अच्छा बताया है आचार्यों ने। एक वराह मांस रस का प्रयोग, अभी मांस रस क्यों, मांस रस ये यहाँ पर बल्य के लिए उन्होंने बताया है। और शायद वहां पर उस जमाने में जब ये संहिताएं लिखी गई, उस जमाने में मांस भक्षण किया जाता था, उस जमाने में ज्यादा कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं होते, तो शायद उन्होंने ऐसे कुछ प्राणियों के मांस के बारे में बताया, तो वराह का मांस रस उसमें बताया है। दूसरा एक सिंपल वाला है दही, दही में शुगर मिलाकर, थोड़ा शहद मिलाकर, और लिकोरिसी यानी हमारी मधु, यष्टि मधु और जिंजर बेस्ट है। देखिए सारे द्रव्य इसमें, शुगर मिश्री भी हमें बल देने वाली है, स्तंभन का काम करेगी। शहद, ज्येष्ठ मध बहुत ही श्रेष्ठ द्रव्य है जो दाह शमन, व्रणरोपण और मधुक मतलब उत्तम मधुर संधानीय गणों में भी आया है। अदरक, जिंजर ये भी यहाँ पर देते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन में है इसलिए इसका उष्ण गुण यहाँ पर हमें ज्यादा ये नहीं काम करेगा। तो दूसरे सारे जो गुण है इसमें अच्छे से काम करेंगे। नागरादि चूर्ण दे सकते हैं यहाँ पर, इलादि चूर्ण यानी एला का चूर्ण, एला बहुत अच्छे से काम करेगी। शीत है, स्तंभन का काम करेगी वात स्थिति में। पित्तज में भी हम लोग अभी सारे शीत द्रव्यों को कॉम्बिनेशन बनाकर, लाइक उत्पल, कमल, बीस, शालुक वगैरह जो उत्पलादि गण के द्रव्य है, इसका पाउडर दे सकते हैं शहद के साथ। मधुक चूर्ण दे सकते हैं, ज्येष्ठ मध, त्रिफला, लोध्र, मुस्ता, सौराष्ट्री। नींब गुड़ूची बेस्ट है,
सबसे सिंपल और बेस्ट नींबू गुरुची का काढ़ा। आप महातिक्ता घृत पीने को दीजिएगा, क्योंकि महातिक्ता घृत पित्तज के लिए बेस्ट है। रसांजन, तंडुलीय, तंडुलोदक दे सकते हैं। रसांजन लाक्षा मिलाकर दे सकते हैं पित्तज में। कफज में भी नींबू गुरुची काम करेगा। कफज सन्नी अश्रुदर में रोहितकारिष्ट अच्छा रहेगा। सन्निपातज में आपको देना है तो पथ्यादि काढ़ा दीजिएगा। सन्निपातज में या ऐसे भी देखिए, इसमें बल कम होता है, थकान बहुत होती है, तो पेशेंट को कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, कुछ काम सूझता नहीं है, पैरों में दर्द होता है, पिंडी को दृष्टन के लक्षण होते हैं, तो बलाचूर्ण दूध के साथ देंगे तो बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने अभी अशोक का शीरपाद बताया, वो भी आप घर में बनाकर दे सकते हैं, बाजार में भी मिलता है। अशोकारिष्ट भी दे सकते हैं, 40 ml की मात्रा में देना है। आप लोद्रा का चूर्ण और जहर मोहरा पेस्टी भी देते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक मैंने पांचभौतिक चिकित्सा का हमारे महाराष्ट्र का फेमस है फलत्रिकादि गुगुल, केवल फलत्रिकादि गुगुल भी देते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट को हम लोग बोलते हैं ना, धो धो ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें ये फलत्रिकादि गुगुल बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे ये अनुभूत कल्प के इसमें आता है, मैंने इसको पढ़ाया भी है, ये हमारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। फिर बाकी प्रदरांतक लोह, प्रदरांतक पटी, प्रदरांतक कषाय, शतावरी आदि कषाय, कितने सारे कॉम्बिनेशन वाले थोड़े कल्प में बता देती हूँ इसमें हम लोग कौन से कल्पों का प्रयोग करते हैं। तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन है। पुष्यानुक चूर्ण, उशिरासव, चंदनासव, लोध्रासव, अशोकारिष्ट कषाय है, जातिफल चूर्ण, चंद्रकला रस अच्छा काम करेगा, बोल परपटी है, प्रवाल भस्म है, प्रवाल मुक्ता का कॉम्बिनेशन दीजिएगा। पित्त प्रकृति या पित्त प्रधान अगर कंडीशन ज्यादा लगती है, आपको ज्यादा ब्लीडिंग है, दाह है, पेन है, तो उसमें शतावरी गुड़, बलादि कषाय, मुस्सलादि कषाय का, कामदुधा का, कितने सारे कल्पों का आप प्रयोग कर सकती है। इसमें और एक बताया है लज्जालु और तंडुलोदक। तो लज्जालु क्यों, जैसे हमें पता है कि लज्जालु संकोच का काम करता है, लज्जालु को छूते ही उसके पत्ते जो संकोच करते हैं, वैसे ही यहाँ पर योनि का संकोच अपेक्षित है, इसीलिए उन्होंने लज्जालु और तंडुलोदक साथ देने को बताया है। नागकेशर, उशीर का भी पाउडर, शुगर और नवनीत यानी मक्खन के साथ देते हैं। जैसे नागकेशर, ये देखिए नागकेशर थोड़ा सा उष्ण गुण का होते हुए भी स्त्री रोगों में हम लोग हमेशा दीपन पाचन के लिए देते हैं, और स्तंभन का भी काम करता है, क्योंकि साथ में हमने उशीर दिया है और नवनीत दिया है। नवनीत यहाँ पर स्तंभन का काम करेगा, इसमें हमने शुगर भी डाली है। तो इस प्रकार से अगर और थोड़े कुछ आपको ऑप्शन चाहिए तो इसमें सारे जो शीत कषाय पित्त वाले द्रव्य है, आप सारीवा का, सारीवाद्यास, उशीर, चंदन का चूर्ण, धातकी, शतावरी, लज्जालु, द्राक्षा, दुर्वास्वरस का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें पूरा लाइक शीत और तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगर आपको, और इसमें थोड़ा सा मैंने एडिशन ये भी किया है, लाइक और सारे कुछ थोड़े से मैं इसमें बता दूंगी आपको। आसवारिष्ट तो सारे हो गए, पत्रांगासो भी यूज कर सकते हैं, कुटजारिष्ट भी है, खदिरारिष्ट भी है। इसमें आहार में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, मुदक मास यूश, यानी मुदक और उड़द का दाल बनाइएगा, ये यूश के रूप में दे सकते हैं। मुदक यानी मूंग, मसूर और चना, इसके दाल का भी सूप बनाकर देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा आराम मिलता है, प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं। जो आयरन डिफिशियंसी वाला जो एक कारण है इसमें, तो ये आयरन की डिफिशियंसी को भी कम कर देगा। दाड़िम खाने को लगाइए, दाड़िम का ऊपर का छिलके का काढ़ा दे सकते हैं, दाड़िम का रस दे सकते हैं। आप थकान हो भरपूर ज्यादा मात्रा में पेशेंट को थकान आती है तो षडंगोदक का एक सेशन मैंने लिया था, षडंगोदक का कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। आप लाजा मंड, लाजा की पेय बनाकर आप सारे शरबत पानक का प्रयोग कर सकते हैं। वासा शरबत बनाइएगा, मनुक्के का बनाइएगा, आप खजूर का बनाइएगा, खजूर फांट दीजिएगा। खजूर शुद्ध शीत जल भी अच्छा काम करेगा, थोड़ा 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 शुद्ध शीत जल अगर देते तो वही वो स्तंभन का काम करता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ है, आपको क्या यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में इसके साथ कुछ रसांजन और चौलाई का भी एक कॉम्बिनेशन बताया है, दोषानुसार मैंने बता दिया। दारवैदी काढ़ा करके भी आता है, उसका भी अच्छा उपयोग होगा। वासा घृत का या वासा फांट का या वासा स्वरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तंडुलीय कल्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है। अभी आगे थोड़ा सा अभी ये मतलब दौरान हो गया, जब ब्लीडिंग चल रही है उसके दौरान मैंने बताया। अभी आपको पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे हर महीने बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, तो इसको हम लोग बकायदा दीपन पाचन शोधन चिकित्सा करेंगे। थोड़ी शोधन चिकित्सा के रूप में उत्तर बस्ती अच्छा है। उत्तर बस्ती आप किसी भी तेल का यूज कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर चंदन तेल का बहुत अच्छा है। चंदन तेल के साथ साथ उत्तर बस्ती के अशोक सिद्ध घृत का
बस 10 ml की अशोक सिद्ध घृत की बस्ती दीजिएगा उसको ऋतुकाल में, यानी पीरियड नहीं चालू है तब के पीरियड में, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। करंज तेल का भी दे सकते हैं। इसमें आप वर्ती का प्रयोग कर सकते हैं, अपा मार्ग वर्ती का भी अच्छा रिजल्ट होता है, वर्ती के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, उत्तर बस्ती में आप लोध्र मोचरस का भी सिद्ध घृत बनाकर उसका भी उत्तर बस्ती दे सकते हैं। बहुत सुंदर प्रकार से ये सारे काम, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलते हैं। वर्ट का बहुत अच्छा स्त्री रोगों में उपयोग होता है। फिर घृत आपको पान में देना है तो शतावरी घृत दीजिएगा। आप सिंपल गाय का घृत भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके साथ साथ कषाय रस, शीत रस, सब कुछ ये तो बहुत अच्छा है। अगर आपको शेली का यानी बकरी का दूध अगर मिल जाता है तो वो भी आप प्राशन करने को लगा सकते हैं, ये भी अच्छे से काम करेगा। बस्ती के लिए आप आस्थापन, अनुवासन और फिर उत्तर बस्ती ऐसे भी प्रयोग में कर सकते हैं। आस्थापन में आप कुशादी आस्थापन बस्ती है जिसमें मंजिष्ठा, रासना, साड़ीवा वगैरह द्रव्य है। फिर मधुकादी आसन बस्ती का प्रयोग कर सकती है। रासना निरूह बस्ती का उपयोग कर सकती है। रासना में फिर आस्थापन है, मुस्तादी अपन बस्ती का प्रयोग कर सकती है। तो कितने सारे उपाय या आपके लिए बहुत सारे हैं। इसमें एक और जैसे भारंगी और शुंठी का काढ़ा इसमें कंडुलोदक के साथ देते तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। भारंगी आपको सहजता से मिल जाती है। भारंगी या नागर के चूर्ण का कंडुलोदक के पान करते हैं तो जो प्रदर रोग में जो थकान है, ब्रिथलेसनेस है, उसका भी अच्छा। और एक बताती हूँ मैं आपको, कोहला यानी कुष्मांड, कुष्मांड या कोहले का पेठा बनता है ना, तो कुष्मांड खाने को भी लगा सकते हैं। उसका चूर्ण, ये तो मार्केट में पूरा 12 महीने मिल जाता है ना, तो ये भूमैमलकी का मूल या उसके कल का मतलब चूर्ण लेकर तंडुलोदक के साथ देते हैं तो 2-3 दिन में ही अच्छा लगता है। अशोक का मैंने बताया, कितने सारे कॉम्बिनेशन के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जीरक आदिष्ट है, जीरक आदि गुड़ है, जीरक मोड़ है, कुष्मांड आवलेय है, खंड कुष्मांड है, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। घृत में शालमली, शीत कल्याण घृत मैंने पढ़ाया था ये। फिर महातिक्त है, शतावरी घृत है। बाकी शतपुष्पा तेल का भी आपको नस्य कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं बस्ती के रूप में भी। अभ्यंग आजकल उदराभ्यंग या योनि अभ्यंग करके भी एक हमने पढ़ा था, ये भी आप करा सकते हैं। पेशेंट को थोड़ा कटी और मतलब उदर और थाई रीजन पे अगर थोड़ा तेल ये लगाते शतपुष्पा, अच्छा काम करेगा शतपुष्पा। लहसुन के कल्प का प्रयोग बताया। लहसुन का कल्प यहाँ पर एक्चुअली लहसुन थोड़ा उष्ण है बट वातज कफज प्रदर में कर सकते हैं। और लहसुन यहाँ पेन रिलीव करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। तो जो भी हमारे गर्भाशय में सूजन के कारण या एंडोमेट्रियोसिस के कारण अगर ब्लीडिंग है तो इसमें लहसुनादि वटी का भी अच्छा रोल रहेगा। चंद्रप्रभा वटी भी देना है हमें क्योंकि ये अर्थदोषों के लिए अच्छे से काम करने वाली है। तो मुझे लगता है अस्तुक दर के लिए तो कल्पों की भीड़ लगी हुई, इतने कल्प हमारे पास है, इतना सारा ऑप्शंस हमारे पास है। तो अस्तुक दर को आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग ट्रीट बहुत अच्छे से करते हैं। एलोपैथी में तो लाइक DNC कराओ या फिर क्वाटराइजेशन है या फिर वो भी पिल्स का यूज करते हैं। फिर वहां पे स्टेरॉइड्स देंगे आपको एस्ट्रोजन कम करने के लिए और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने के लिए, ऐसी कुछ ट्रीटमेंट वहां पर होती है। पीचू का भी उपयोग कर सकते हैं। पीचू के बट ये ड्यूरिंग नहीं करना है आपको, ड्यूरिंग ब्लीडिंग नहीं करना है, बाद में ही करना है आपको। जैसे वात शमन के लिए पीचू का बेस्ट उपयोग होगा। वात शमन के लिए पीचू आपको यूज में लाना है तो आप कोई भी शतधोत गुट का भी दे सकते हैं, शतावरी गुट का भी अगर आप पीचू रखती है तो भी इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। यष्टि मधु घृत का भी पीचू रख सकते हैं। तो इन सारे घृतों का अच्छा सा प्रयोग होगा, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। वर्ती, पीछू हो गया, धावन कर सकते हैं। पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है कुछ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है पेशेंट का एज। देखिए प्यूबर्टी की एज में है तो मुझे लगता है पित्त शमन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये पित्त प्रधान अवस्था है। जो भी फास्ट फूड या पित्त प्रकोपक आहार, पीकल, अचार वाला, फास्ट फूड वाला या कोल्ड ड्रिंक्स वाला, वो सब कुछ बंद कराकर हम लोग इसमें काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेनोपॉजल एज में अगर ब्लीडिंग है, जैसे मेनोपॉज में, मेनोपॉज होते होते बहुत बारी हेवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स भी आते हैं, तो उस समय हमें वात का शमन अधिक करना है तो हमें स्नेहन देंगे हम लोग, उसमें उत्तर बस्ती काम करेगा, घृतपान करेगा, वो अच्छा काम करेगा। फर्टिलिटी की एज में पेशेंट है और ब्लीडिंग होती है तो वहां पर पीसीओडी या फिर एस्ट्रोजन अधिक है या प्रोजेस्टेरॉन लो हुआ है या फिर एंडोमेट्रियोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का चेकिंग करिएगा। आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर पेशेंट ऐसे आती है तो हम लोग इसका यूएसजी कराएंगे, हम लोकल भी एग्जामिनेशन कराएंगे, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न,
और यूएसजी परीक्षा कराएंगे, कुछ बीटीसीटी बीट कराएंगे, जैसे प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ा है क्या या क्लॉटिंग टाइम कम हुआ है क्या, ये भी बेसिक है। तो सीबीसी रूटीन कराएंगे तो भी ठीक है। और बीटीसीटी के लिए भी अगर कुछ आपको लगता है तो टीएसएच करवाइएगा। टीएसएच थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी कई बार ब्लीडिंग होती है। तो इस प्रकार से ब्लीडिंग कब होती है, ये हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पूरा हिस्ट्री लेते तो पता चलता है कि मतलब मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है, बीच में होती है, या फिर बाद में होती है, कैसे जो भी है उसका पैटर्न कैसा है, और ये पैटर्न बदल गया है क्या। कई बारी अगर शुरू से हेवी मेंसेस की शिकायत होती है तो भी हम लोग इसको पित्त प्रधान डिसीज मानकर या पित्त प्रधान महिला मानकर इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो वहां पर पित्त का शमन करेंगे तो अच्छा होगा। व्यायाम के बारे में मैं बताऊंगी, इसमें शीतली प्राणायाम अच्छा है, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं आप, भ्रामरी भी करा सकते हैं, भ्रामरी भी अच्छा मतलब रिजल्ट देता है। बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस तो हमेशा हम लोग चर्चा करते ही है, खान पान के बारे में, खासकर जो मैंने बताया खिचड़ी के बारे में, यूज के बारे में, और जो मतलब बकरी का दूध है उसका भी सेवन करवाइएगा, औषध के रूप में ही सही। और बाद में जैसे पोस्ट यानी मेंस्ट्रुएशन होने के बाद बहुत ज्यादा थकान है तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है हमारे पास। आप इसको कुष्मांड आंवले खिला सकते हैं, आप इसको खजूर के खजूर खाने में लगा सकते हैं, रेजिन्स का प्रयोग कराइएगा, अच्छे से काम घृत खाने को लगाइए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि महिलाओं में ऐसे होता है ना, घृत वो ज्यादा खाती नहीं, वेट गेन होगा, या फिर मेनोपॉजल एज में तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा को लेकर थोड़ी हमारे दिमाग में शंका होती है, इसलिए घृत महिलाएं कम खाती है, ऐसे मेरा ऑब्जर्वेशन है। घृत, दूध, मक्खन जैसे पदार्थों को अपने आहार में समाविष्ट करिएगा। पनीर चीज की जरूरत नहीं है, बट ये भी अगर आप डेली लेते हैं तो भी। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति देखिएगा या इसके पीछे के कारणों को खोजिएगा, हिस्ट्री अच्छे से लीजिएगा, और अवस्था कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, इसके इस हिसाब से। ड्यूरिंग के लिए मैंने अलग बताया आपको, मेंसेस चालू है उसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट हमेशा से कंप्लेन करती है 3 महीने से मुझे हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके दौरान क्या करना है, उसके दौरान शोधन करेंगे, बस्ती देंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। उत्तर बस्ती के लिए पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो आप पीछू धावन से या अपनी अपनी सिंपल वाली जो बस्ती है अस्थापन अनुवासन के साथ भी चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अश्रु दर के बारे में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। होप आप सभी को मतलब ये पसंद आया हो, या आपको इसमें कुछ सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं प्लीज। मैम नमस्कार, बताइए कुछ। कामिनी मैम नमस्कार। नमस्कार। बताइए मैम कैसी नमस्कार। कैसी है नमस्कार बताइए। नमस्ते नमस्ते। बताइए कुछ एडिशन इसमें। अभी ज्वाइन की, जस्ट ज्वाइन की मैं। अश्रुदर, अच्छा अच्छा, यस जस्ट एक हाँ सेकेंड में ज्वाइन की। यस यस यस। किसी का कुछ केस या कुछ डिस्कशन करना है किसी को तो प्लीज बताइए। अंजू जी, वैशाली जी, स्वाति, निशा जी, उषा जी, यस। आप क्या यूज करती है स्वाति, वैशाली जी, अंजू? नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका फेवरेट कल्प कौन सा है? मैं पुष्यानुक चून तंडुलधिक के साथ जी मैम। और कुछ चंद्र प्रभा। हाँ वैशाली, पुष्यानुक और प्रद्रांतक लोग कभी कभी बीच में। हाँ जी अच्छा, रिजल्ट मिल जाते हैं अच्छे। कभी शोधन कराया है क्या, मतलब इसके ऐसे पेशेंट में, प्रदर के पेशेंट में कभी शोधन किया है आपने? मैम इसमें सिर्फ अभिपत्ति का चाहे त्रिवृत्त अवलय से विरेचन करवाया है मैंने, नित्य जो रेगुलर के लिए, ऐसे नहीं कि अनुलोमन के लिए। जी जी मैम, क्योंकि इसमें पित्त ही मैक्सिमम लगता है कि बड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मैडम दुर्वा का अच्छा रोल है इसमें। दुर्वा स्वरस। हाँ, दुर्वा का स्वरस बना सकते हैं कुछ लोग, दुर्वा का वो खंड बना के रखते हैं, अवले बना के रखते हैं, ग्रेन्यूल्स भी बना के रखते हैं। ग्रैन्यूल्स बना के रखते हैं। दुर्वा का बहुत अच्छा रोल है। दुर्वा स्वरस का पान या नस्से भी दे सकते हैं ना मैडम? नस्से भी देंगे हाँ ना? दे सकते हैं, पुष्यानुक भी दे रहे हैं ना। तो जैसे हम तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही, पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन खा के आई फिर भी नहीं रुकती है, तो पुष्यानुक को भी सिर्फ अनुपान चेंज करते थे, दुर्वासोरस का अनुपान, तो तुरंत रुक जाती है, 3 दिन में ही रुक जाएगी। दुर्वा तो बहुत ही रक्त पित्त की बहुत ही श्रेष्ठ दवा है ना दुर्वा का। हाँ हाँ, वो दुर्वासोरस तो बहुत मतलब हमारा देखा हुआ है कि अनुपान चेंज कर दो सिर्फ,
तो एकदम से रुक जाती है ब्लीडिंग पेशेंट की। मैम बस एक केस था, उसमें मुझे समझ ही नहीं आया कभी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैम उसमें हाँ। क्या था कि वो उसकी कंप्लेंट थी कि जब मैं ठंडी चीजें ज्यादा खाती हूँ तो ब्लीडिंग मुझे ज्यादा होती है, और जब मैंने जैसे खट्टी चीजें ज्यादा खा ली 1 महीना पूरा, तो उसके बाद जब मुझे ब्लीडिंग होगी तो लगातार 15 दिन 20 दिन तक चलेगी। तो ऐसे ही वो मेरे पास आई तो मैंने जितनी मेडिसिन दी मैम कोई फर्क नहीं पड़े। फिर कह रही कि मैं अगर गर्म चीजें खाऊंगी ज्यादा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मुझे लगा कि गर्म अगर ज्यादा ही खाएगी तो नहीं ठीक होगी। फिर मैम जब 1 महीना हो गया नहीं ठीक हुई, ब्लीडिंग ठीक ही नहीं होती थी उसकी, फिर मैंने कह ही दिया है कि आप बादाम खाओ जाके। बादाम खाने से थोड़े दिन बाद ही फिर पेशेंट ने बता दिया कि हाँ मैं ठीक हो गई उसके बाद। तो फिर ये थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो गया है क्या? मैम उनकी कंप्लेन ही सेम थी कि जब भी मैं खट्टी चीजें ज्यादा खाऊंगी या ठंडी चीजें खाऊंगी तो उसके बाद जब भी मुझे पीरियड्स आते, एक तो पेन ज्यादा होगी और दूसरा वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है फिर तो फिर 15-20 दिन आपको तो कंटिन्यू। दोनों ही तो मिल गए ना, वात और प्रकोप, वात और पित्त। जैसे ठंडा खाती है तो वात का प्रकोप होकर ब्लीडिंग ज्यादा होती होगी, या फिर खट्टा खाती है तो पित्त का प्रकोप। जी मैम, पर अगर स्तंभन चिकित्सा जितनी भी होती है वो फिर शीत चिकित्सा है। शीत, हाँ हाँ हाँ, पित्त की बस शीत। जी पर उसमें तिक्त कषाय रस का भी है ना, हमने देखा ना। वातज में थोड़े कल्पों का प्रयोग हम लोग बदल देंगे ना, वातज टाइप का अगर शुगर है तो वहां पर स्नेहन भी करेंगे। और शुरू के अवस्था में जैसे अभी ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा स्तंभन तो करना पड़ेगा, बट उससे वात प्रकोप नहीं होगा। ऐसे कल्पों का वहां पर वर्णन दिया है। और इसके साथ बाकी स्नेहन, आहार विहार, ये सब कुछ तो होगा ही होगा। जी। कामनी मैम इसीलिए मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। पूछिए जी ना। हाँ हाँ, मैम बोलो बोलो। मैम जो शतावरी है उसको हम्म उसको कहते हैं कि ये फाइटो एस्ट्रोजन है, जो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है उसकी तरह जो मिमिक करते हैं। तो मैम क्या इसके रेगुलर सेवन से हाइपरप्लेजिया हो सकता है एंडोमेट्रियल? हाँ, हो भी सकता है, हो जी भी मैम तो सकता है। अगर इसमें दिया ना आपने फर्स्ट हाफ में, हम्म फर्स्ट हाफ में प्रोलिफरेटिव फेज में दिया तो हो भी सकता जी तो है मैम ना, बट लेकिन सिक्रेटरी फेज में दोगे तो नहीं होगा। तो मैम जब भी शतावरी देना तो ये फेज देख के देना है, रेगुलर कंटिन्यू नहीं करना है फीमेल को? हाँ हाँ, इसको नहीं देना, कंटिन्यू नहीं देना है। अब जैसे डिपेंड्स, मतलब पेशेंट को देखते हुए आप चेंज कर सकते हो इसमें ना, मतलब हर किसी में नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ हर किसी में पेशेंट्स में नहीं हो होगा। सकता है, कुछ कुछ में हो सकता है, सभी में नहीं होता। जैसे जैसे मैम जिन पेशेंट को मीनोपॉज होने वाला, पेरी मीनोपॉजल जो वुमेन आती हैं उनमें कई हम्म बार ऐसी कंडीशन होती है कि डिलेड मेंसेस है, 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आती। क्या उस कंडीशन में शतावरी काम करेगी मैम? हाँ, कर सकती है काम, बिल्कुल करेगी। बट तो मैम मैम हम ये भी कह सकते हैं ना ऐसा कामिनी मैम कि कफ प्रकृति की व्यक्ति में लाइक कफ दोष है और आपने एस्ट्रोजेनिक वाली शतावरी देगी जो मधुर शीत बल्य है, तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस, क्या जैसे स्वाति पूछ रही है ना कि हाइपरप्लेजिया हो सकता है, तो हो सकने के चांसेस ज्यादा होंगे क्या कफों में? मैडम चांसेस तो हो सकते हैं, बट जैसे ये पूछ रही है ना कि हम्म मेनोपॉज वाली में, मेनोपॉज में अगर पीरियड नहीं आते मतलब कि एंडोमेट्रियम बन ही नहीं रहा है ना, बनी, हाँ वो तो ठीक है, बन वो नहीं तो रहा है तब तो दे दो। ठीक हाँ है, हाइपरप्लेशिया है तो मत दो। हाँ जी ये थोड़ा देख के देना पड़ता है। जी कफ प्रकृति है तो नहीं दो। जी मैम, जैसे इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं उनमें भी हम लोग शतावरी चलाते हैं, शतावरी वाला अश्वगंधा, तो उसमें भी मैम कैसे फिर ध्यान रखना है कि इस फेज में चलाना है? शतावरी उसमें ना, शतावरी कल्प आप सेकेंड हाफ में दो उन पेशेंट्स में, और जी स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट हाफ में उसमें शतपुष्पा कल्प दो, जी अच्छा। मैम जी है ना, ये चेंज करते हैं। और दूसरा, शतावरी को जनरली कंसीव होने के बाद देंगे, या तो आपको लगता है कि पेशेंट को अभी ओव्यूलेशन हो गया है, आपने रिलेशन रखने के लिए बोला है, फिर जी शतावरी दे दो, तो वहां हेल्प करता है वो, जी मैम जी। है ना। हाँ। थैंक यू जी। हम्म। सविता जी, आपको कुछ पूछना है, पूछिए। हाँ जी मैम, एक पेशेंट था मैम रक्त प्रदर का। उसको बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा क्लॉटिंग वगैरह जा रही थी, और वो मेरे पास थर्ड डे पे आई थी। हम्म ऑलरेडी उसने टैबलेट पॉज वगैरह लिए चुकी है, ट्राइनेक्सिमिक एसिड वगैरह, पर हम्म नहीं रुका था। तो मुझे तो तुरंत रुकने के लिए मैंने इंजेक्शन भी लगाया पॉज का ही, और बाकी अपना मेडिसिन दिया था, पर तो भी नहीं रुका। तो उसने किसी और को दिखाया तो उन्होंने इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन लिख के दिया था। तो उसका क्या रोल रहता है मैम? टेस्टोस्टेरोन। और जब मैंने टेस्टोस्टेरोन लगाया ना तो नेक्स्ट डे उसका ब्लीडिंग पूरा स्टॉप हो गया।
आई थिंक ये टेस्टोस्टेरोन जो मुझे लगता है ना, टेस्टोस्टेरोन दे दिया तो फिर एस्ट्रोजन बढ़ने से ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो एस्ट्रोजन को लोअर करने का काम करता है ना मैम? एस्ट्रोजन को लोअर करेगा ना ये। एंटी एंटी फेमिनाइन हो गया ना। हाँ, एंटी फेमिनाइन, हाँ यस, वही पुरुषत्व वाला है ना वो, तो इसलिए फेमिनाइन नेचर को कम करेगा, एस्ट्रोजन को कम करेगा, है ना? बट ऐसे नहीं देना चाहिए ना हम actually? नहीं देते, हम नहीं हाँ देते वही, लेकिन हम लोग मैंने आयुर्वेद उसको वाला नहीं तो बोला था मैम, मतलब बोला था, पर पेशेंट इसमें आप एग्री नहीं अपना कर रही थी। अनुपान चेंज करके मेडिसिन दे देते ना तो भी ठीक हो जाता है। मतलब आश्रित दर में तो हम श्योर शॉट मॉडर्न मेडिसिन के बिना ही ठीक करते हैं, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। इवन ट्रेनेक्सा वगैरह इंजेक्शन, पेशेंट के पास पेशेंस नहीं था मैम उस टाइम। नहीं ट्रेनेक्सा वगैरह लगा के भी आते हैं, नहीं ठीक होता है, अपनी मेडिसिन से ठीक हो ही जाता है। हाँ, वैसे मेरे तो बहुत सारे पेशेंट इसी अपने मेडिसिन से ही, उल्टा मॉडर्न मेडिसिन लेके मेरे पास आए, ठीक हुए हैं। वो लोग भी, मॉडर्न वाले भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखते हैं जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सारे हो। वो चरक और फार्मेसी वाले जो आते हैं ना हमारे ओपीडी में, वो सारे लिखते ही है एलोपैथी डॉक्टर्स हाँ वो। वो सब मॉडर्न वाले लिखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसमें मेंस्ट्रुअल हाँ, प्रॉब्लम्स जो में। भी एमआर आते हैं ना सारे, अभी वो लोग भी हार्मोन्स देना नहीं चाहते, गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना वो भी बोलते हैं नहीं कम नहीं कर हम दिया हार्मोन्स उन्होंने नहीं भी, बहुत देंगे। कम कर दिया हाँ वो लोग भी बोलते हैं एक्चुअली नहीं ना। नहीं हम नहीं यस, देंगे। यस, बहुत आ रहा है ना अभी, सारे पीसीओडी में वगैरह वो आयुर्वेदिक वाला यूज करते हैं, बट ओपनली कोई बताते नहीं, बट ये हमारे लोगों से पता चलता है ना, वो सारे यहाँ विजिट करते हैं वही वही तो बहुत यूज करते हैं, मतलब कार्ड्स लेके आते हैं हमारे पास, तो पेशेंट्स भी वहां दिखाया था उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन चला रखी होती है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, यस। हम्म। मैम एम्टोटोन सबसे ज्यादा चलता है मॉडर्न में। बहुत सारी मेडिसिन जो भी हाँ, कंपनी की सब वो लोग लिखते हैं, सब लिख देते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। सब लिखते हैं। मैम अगर स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में हो तो मैम उसमें क्या मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं? किसमें? अगर प्रेगनेंसी में जैसे स्पॉटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसमें मैम क्या मेडिसिन यूज उसमें करनी उसमें भी आपकी शतावरी काम करेगी, फलसर्पी काम करेगा, है फलग्रुत ना? काम करेगा। हाँ फलसर्पी है, शतावरी शतावरी, दे सकते हैं, फलग्रुत दीजिएगा वहां पर। बद्रीलो है, ये सब काम करता है। फिर उधर पे जो हम ये मिट्टी का लेप कराते हैं, मिट्टी का लेप बताया था मैंने, हाँ वो वो भी भी कर सकते हैं, या फिर शतदोत घृत का या यष्टि मधुघृत का भी यूज कर सकते शद्ध, हाँ शद्दोत भी काम करता है। हैं, यष्टि कुछ लोग मधुघृत। योनि पिच्चू भी कई बार दे देते हैं शद्दोत का, वो भी काम करता है। हाँ वो भी है, शतावरी का भी दे सकते हैं, योनि पीछू। हाँ और गर्भिणी अवस्था में देंगे ना हम लोग पीछू, मतलब देते हैं स्पॉटिंग के मैडम, लिए, देते हैं कुछ लोग, हाँ। क्योंकि मतलब स्नेहन छोटा होगा उल्टा छोटा बना पोषण, देते हैं, हाँ छोटा बना छोटा, देते हैं, ताकि देते हैं जिससे इरिटेशन ना हो पेशेंट। इरिटेशन ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। क्योंकि वो लोग भी कामिनी मैम, जैसे प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट देते ही हैं वो लोग इंसर्ट करने को देते ड्यूरिंग हैं देते प्रेगनेंसी, हैं देते तो हैं, उतना छोटे छोटे आप बना के दे सकते हो ना। कुछ अपनी ये भी बनाते हैं छोटी सी जेल वर्ती, टाइप वर्ती, हाँ वर्ती जेल वर्ती टाइप बनाते हैं ना, वर्ती, हाँ वर्ती घी की बनाते थोड़ी सी वर्ती बना के फ्रिज में रख दो और वो इंसर्ट कर दो, वो वही काम करेगा। हैं। अच्छा, कामिनी मैम, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म एक पेशेंट थी 19 इयर्स, मैरिड थी, और उसको आफ्टर मतलब मैरिज 1 ही साल हुआ था, तो उसको 5 मंथ के पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों ने यूपीटी किया 2-3 बार, पर निगेटिव था। उसको फिर वापस सोनोग्राफी भी करवाया, वो भी उसमें भी कुछ नहीं मिला, मतलब नॉर्मल सब था। और फिर मेरे पास आई तो मैंने उनको पूछा वापस एक बार यूपीटी कर लो, तो उन्होंने किया तो भी निगेटिव था, और उसको मॉर्निंग सिकनेस था, नोशिया था। तो मैंने फिर बीटा एचसीजी किया, तो उसमें 400 लेवल बताया था, पर एक्चुअली अमोनिया तो 5 मंथ्स का था। हम्म समझ में नहीं आया मैम कि क्या करना है। मैंने उसको 1 वीक के बाद वापस से करने बीटा एचसीजी करने को बोला है, हम्म। तो उसको पेशेंट कंसीव हुई है क्या? वही तो कंसीव हुई है कि वो कुछ समझने के लिए कुछ समझ, मतलब क्या नहीं मैं और sometimes फिर यूज। या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है ना, अल्ट्रासाउंड में नहीं आई है तो एक्टोपिक भी हो सकती है। मैंने बोला है उनको अगर ऐसा रहेगा तो एक्टोपिक के चांसेस है बोला, पेन बट वगैरह है क्या उसको, पेन वगैरह है क्या, एब्डोमिनल पेन या कुछ ऐसे? नहीं नहीं है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन नहीं है, पर 5 मंथ्स होके भी, पर बीटा एचसीजी लेवल भी तो इतना नहीं बढ़ा था। हम्म। ऐसा है ना, यूपीटी नेगेटिव है तो कंसीव नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर लेट कंसीव हुआ है तो जाके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। समटाइम्स है कि इम्यूनोरिया रहता है पेशेंट्स को, बाद में जाकर कंसीव हो जाती है। इम्यूनोरिया में भी इरेगुलर जरूरी, मेंसेस अगर होते तो हो सकता हाँ है। इम्यूनोरिया उसके में जरूरी मेंसेस नहीं कि रेगुलर ओव्यूलेशन ही ना है, हो।
रेगुलर ही है मेंसेस। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 5 मंथ्स हुए नहीं, उसको मैरिज को कितना टाइम हुआ है? 1 ही साल हुआ है। अच्छा, हाँ तो समटाइम्स मैरिज अर्ली एज हुई ना, 19 ईयर्स में हुई ना मैरिज उसकी। हाँ 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 तो ऐसे ऐसे भी होता है मैरिज के बाद, समटाइम्स लड़कियों को हो जाता है जल्दी नहीं मेनोरेज। आता है, हो हाँ, सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं ना, डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई मैरिज के बाद, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, तो कोई यहाँ कुछ पर हम लोग एंडोमेट मतलब ये पोषण चिकित्सा देंगे ना, इसमें स्नेहन देंगे ना थोड़ा सा, मतलब लाइक अल्ट्रासाउंड में अगर है उसका इंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बनी है तो पोषण हाँ पोषण देंगे। स्नेहन, थोड़े से ब्रूहन वाली अल्ट्रासाउंड चिकित्सा कराया देंगे। क्या उसका? उसमें रिपोर्ट्स कुछ आई क्या? क्या मैम? अल्ट्रासाउंड की कुछ रिपोर्ट आई क्या उसकी? अल्ट्रासाउंड करवाया ना मैम, उसमें भी कुछ नहीं दिखाया। नहीं, कुछ तो दिखा, मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, ओवरी का साइज अ, कितना है, ओवरी वॉल्यूम कितना है? उसने मुझे रिपोर्ट लाके नहीं रिपोर्ट हो तो बताया। शेयर करिएगा सविता जी, रिपोर्ट है तो शेयर करिएगा। नहीं, उसने मुझे रिपोर्ट ना, मैंने उसको बोला था, उसने ऑलरेडी किया था पर मेरे पास आई तब मुझे दिया नहीं। उसको मैंने बोला कि रिपोर्ट आप मेरे मोबाइल पे सेंड कीजिए नहीं कि फिर वो कैसे, अगर ऐसे हम अंधेरे में गोली मारे जैसे होता, कुछ तो चाहिए ना हमें। नहीं, मैंने ऐसे उनको मतलब बोला कि उसमें कुछ भी नहीं, तो उन्होंने ऑलरेडी किसी को और ऑलरेडी 2 डॉक्टर को उसने रेफर किया था, अच्छा तो अच्छा उसके बाद मेरे पास आई थी मैम वो। अच्छा अच्छा तो उस डॉक्टर के कार्ड में लिखा होगा ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। उसने वो भी कुछ नहीं लाया था दिखाने के लिए। मैंने बोला कि आपको वापस से सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा नहीं तो हाँ, बोले कि ठीक है मैं इसे भेजती हूँ, पर उसने अभी तक मुझे भेजा नहीं है रिपोर्ट। उसका एनीमिया है क्या वो देख लो, एनीमिक भी हो सकते समटाइम्स, तो भी पीरियड नहीं आएंगे। स्ट्रेस फैक्टर है कुछ, और बाकी हार्मोनल की आप टीएसएच करा लो उसका, बाकी भी कुछ चेंजेस करा लो ना, चेक करा लो ना थोड़ा सा एक बार पूरा। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, क्योंकि उसके सिवा नहीं ये होगा। और मीनवाइल हम लोग इसको दे सकते हैं ना मैम थोड़ा सा, लाइक एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, पूरा बट अब वाला। थिकनेस उसकी नहीं, कम नहीं है तो फिर क्या मतलब, पहले पता तो चले क्या है, क्या है बिल्कुल, एनीमिया है क्या है, क्या है, कुछ हो सकता है ना कुछ तो पता सिचुएशन करना चाहिए, सही बात है में। बिल्कुल। यस यस मैम, ओके। कामनी मैम, बोलो। मैम जो हेमोरेजिक सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट होता है, इन सब में CA 125 कराना मैम जरूरी होता है? और नहीं, हेमरेजिक सिस्ट में जरूरी नहीं होता है। जी मैम, एक पेशेंट थी तो मॉडर्न वालों से ही ट्रीटमेंट करवा रही थी, एक दिन कल आई थी मेरे पास, तो उन्होंने ना CA 125 किया था पहले, कोई 6 मंथ पहले, तो वो उसका साइज रेट बड़ा था। है क्या? उसका साइज बड़ा है सिस्ट नहीं का? मैम, साइज भी बड़ा नहीं था, 21 mm और हाँ मल्टीप्लाई 11 mm ऐसे कुछ था। तो हाँ उसके बाद में फिर से ना उन्होंने नहीं कराया, कह रही मुझे 2 महीने का ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद मैं गई नहीं। तो अब वो यहाँ आई थी, तो फिर उसकी कंप्लेन कुछ नहीं है, बस इरेगुलर कह रही थी ब्लीडिंग है, कभी 15 दिन में कभी 20 दिन में। तो मैम CA 125 फिर से हमने कहा कि फिर से करवा लो एक बार ना जाके, तो मैम फिर से करवाया तो फिर से रेज आया है, 61 आया है। तो मैम क्या जरूरी है कि हेमोरेजिक सिस्ट में देखो, CA 125 61 है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको कुछ कार्सिनोमा होगा, है ना। वो वैसे भी रेज्ड आता है, सो मेनी टाइम्स आ जाता है, ओवेरियन सिस्ट होती है ना। और हेमरेजिक सिस्ट है इसका मतलब कि उसका जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हो पाता है, बाहर की तरफ निकल नहीं रहा है, और अब मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रही है उसमें। जी मैम, अब जो अल्ट्रासाउंड आया है ना उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आई है, हेमोरेजिक नहीं है ये। हाँ, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इरेगुलर पीरियड हो जाएंगे उसके, है ना। जी और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो फिर उसका अनुलोमन नहीं हो रहा प्रॉपर, जी है ना। अनुलोमन करने की जरूरत है उसका, जी। पाचक रिवर्स अनुलोमन जाना। करेंगे, हाँ माउस में तो माउस पाचक दीजिएगा, दीपन पाचन करा कर थोड़ा हाँ, अनुलोमन, और फिर मैम अनुलोमन चक्कर। नॉट। कहाँ सोचना चाहिए कि CA 125 कराना, जहाँ का रिस्क है, जहाँ फैमिली हिस्ट्री है वहां पे? CA 125 देखो कहाँ कराते हैं ना, उसको कराते हैं कि कम एज में सिस्ट हो गया है, एक तो पेशेंट की एज कम है, जी और दूसरा सेकेंडली के सिस्ट का साइज बड़ा है। जी ठीक, ये दो चीजें होती है जनरली कराते, पर ये कि आजकल प्रिकॉशनरी हर किसी में बता ही देते हैं कि करा लो। बता देते हैं। हाँ, ये है और कुछ कम नहीं एज है। आ गई ना अभी, क्या मतलब इसके ना सीए की एज थोड़ी बहुत लोअर होते जा रहे हैं ना, तो इसलिए वो रिस्क के ना हो इसलिए करवाते हैं, बहुत बार बता देते हैं। और दूसरा है कि CA की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ती जा रही है कि वो हर किसी को बोल ही देते हैं कि करा लो, कोई बोल ही नहीं, है देते ना। हैं। हाँ, और कुछ सेफ नहीं साइड, है। सेफ साइड। सेफ साइड, बस सेफ साइड चलने के लिए करा। मैं 60 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो 300 भी नॉर्मल लाया है CA 125 अगर पेशेंट का है तो, है ना, जी ऐसा मैम, बोलना और नहीं कई बार चाहिए। मैम ये सिस्ट अपने आप भी कम होती है ना, लाइक बहुत बार तो ज्यादा
हाँ, फंक्शनल होगी तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत, वो बारी की रिपोर्ट नॉर्मली आ जाएगी उसकी, है ना। लेकिन बाकी हेमरेजिक है, एंडोमेट्रियोटिक है, डर्मोइड है, इन सब में तो मेडिसिन देनी ही पड़ेगी आपको। यस यस यस। हाँ, उसमें तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। और हेमरेजिक में आपको ये कि अनुलोमन करके फिर पित्त शमन करना पड़ेगा। हाँ, हेमोरेजिक में पित्त शमन करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाँ, पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हेमोरेजिक सिस्ट ही आती है, जितने मतलब हर तीसरे बहुत अल्ट्रासाउंड ज्यादा हेमोरेजिक सिस्ट तो आती है, हर इसमें आती है ज्यादा से ज्यादा। हमारे हाँ, पास है ना, डिस्कशन में तो बहुत बार मिलती है। हाँ, तो और मैम उसका इसमें क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? रप्चर नहीं हो रहा है ना उसका, श्रोतोशोधन करना पड़ेगा आपको, श्रोतोशोधन, अनुलोमन और फिर पित्त शमन, ऐसे चलना पड़ेगा। जी जी। ठीक है ना। ब्लॉकेज है कहीं और काम नहीं कर रहा है, वायु भी काम नहीं कर रहा है उसका, पित्त भी काम नहीं कर रहा है, कफ प्रीडोमिनेंस है उसमें, तब जाकर ये बनता है अवरोध, कफवात जनित संप्राप्ति, अवरोध। यस यस यस, कफ की वजह से अवरोध हुआ है, तो वहां फिर तो आपको उस हिसाब से सिस्ट में हमें ना अवरोध जनित संप्राप्ति समझने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये थिकनेस बढ़ा रही है, और अगर एंडोमेट्रियल साइज कम है तो वहां पर धातुक्षय जन्य समझना चाहिए। तो जैसे आर्तोक्षय है या ये ऐसे सारे कंडीशन में अरे किसी भी टाइप का विरेचन अनुलोमन ये अनुलोमन दे ही देंगे, देना। हाँ, विरेचन दे दो एरंटिल थोड़ा का भी सा। दे सकते, सिंपल भी दे मैम सकते। एक चीज और पूछनी थी आपसे। मैम जैसे हम लोग मैक्सिमम जब भी ये होता है कि जैसे फाइब्राइड उसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम एक साइड पे स्तंभन चिकित्सा करते हैं, दूसरी साइड पे उष्ण चिकित्सा चला रहे होते हैं, जैसे कांचनार गुगुलू है, ऐसी चीजें हैं, तो क्या दोनों एक साथ दे सकते हैं मैम? हाँ, दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रोथ यूट्राइन मोशन का टॉनिक इन्वॉल्वमेंट होगा ना स्वाति वहां पर, तो हाँ, दे सकते ना। दे सकते हैं, पर लेकिन ब्लीडिंग फेज में आप इसको रोक दो, जो आपकी मेडिसिन जो है ब्लीडिंग फेज में रोक दीजिए, ब्लीडिंग बंद हो जाती है उसके बाद चला दीजिए। एक्चुअली ब्लीडिंग फेज में ना फलत्रिकादि गुगुल ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने वो पंचभौतिक चिकित्सा में एक बार पढ़ाया था ना, बहुत महाराष्ट्र में उसका वो अनुभूत चिकित्सा योग है। कांचनार से भी फलत्रिकादि गुगुल मेनोरोजिया में या फिर ब्लीडिंग फेज में बहुत अच्छा काम करता है ऐसे। जी मैम। मैडम वो ऐसा करेगा ना, श्रोतरोध दूर करता है ना, हाँ, लेकिन अवरोध दूर करता है वो। और हर तरह से Yes, काम करता है, अवरोध तो दूर yes, करता है, फिर बाद में जाकर पचन वो करा देता है, वो जहाँ पे भी हाँ स्रोतसों में जो भी चिपका हुआ मांस या मेद क्लेद है उसको वो पचन करा देगा। मैडम ये क्या करता है ना, सीधा लीवर पे काम करेगा ना, पित्त का रेचन भी कराएगा, अग्नि पे अग्निवर्धन काम भी। करेगा, धात्वाग्नि लेवल पर काम करते हैं ना वो, यस, यकृत से अग्नि, ऊपर। या अग्निवर्धन करता है, पित्त का रेचन करता हाँ, है, यस, श्रोतरोध भी दूर करता है और शोधन यस, भी करता है। शोधन भी करता है, इसीलिए वो हाँ, गुगुल उष्ण होकर भी मतलब काम करेगा इस कंडीशन में, जी तो हाँ, दे जी सकते हाँ, हैं। जी हाँ, यस, ऐसी फिर सिलेक्शन फिर इस टाइप से करनी पड़ती है हमें। हाँ, यस, जी। बिल्कुल। हम्म। तो चलिए, आज अच्छी चर्चा हो गई रक्त प्रदर के साथ। तो अगर किसी का कुछ सवाल नहीं तो फिर आज के लिए रुके। स्वाति, सविता जी, उषा जी, सिर्फ एक निशा क्वेश्चन जी। पूछना था मुझे। हाँ, पूछिए, लास्ट वाला पूछिए। ठीक है, ठीक है, मैम पूछिए। बस, मैम गर्भिणी सर्दी में हमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा जो मतलब कि इफेक्टिव है, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, हमें देनी चाहिए? जैसे मैं जो देती हूँ तो मैम आंवले की चूर्ण शर्करा के साथ, या फिर ये दे सकती हूँ लाजा मंडी, ये सब। तो मैम ऐसी कौन सी है जो सबसे सेफ रहेगी? इसमें आप ना इसकी कोई भी लिवर टॉनिक दे दो, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए ना, लिवर टॉनिक दे सकते हो आप उसका। और ये वोमिटेप सिरप जो रहता है वो बहुत अच्छा इसमें काम करता है वैसे तो। लिवर पे काम करने वाली मेडिसिन, लिवर टॉनिक कोई भी कंपनी का, वो दे सकते हो आप इसमें। और ये किशमिश चूसने के लिए दे सकते हैं हम लोग। और दारिम का ये दे सकते हैं ना, दारिम का भी कोई भी और कर। दाड़िम आंवले दे सकते हो। और ये इलायची जो है ना, बड़ी वाली इलायची, उसका पाउडर क्रश करके मिश्री के साथ चटाने के लिए थोड़ा थोड़ा मैम चटाने। बड़ी वाली काली वाली जो इलायची आती है? यस यस, नहीं, बड़ी वाली काली वाली, अच्छा, उसके दाने निकाल दो और उसको बोलो उसका क्रश करके उसको मिश्री मिला के तो ले लो चूसने के लिए, मतलब थोड़ा सा चाटने के लिए, बहुत अच्छा काम करता है वो। ये लवंग भी मैडम काम करेगा क्या? बट लवंग थोड़ा उष्ण पड़ लवंग जाएगा, नहीं देते एलादीवटी मैडम, करेगी काम, उष्ण एलादीवटी करेगी, लवंग उष्ण एलादीवटी। होता है ना, तो हम नहीं हाँ, देते उष्ण। मैम जैसे कुछ जितने भी योग बने हैं, जैसे दाढ़ी मवले है, तो इसके कंटेंट देखे तो मैम इसमें सारे दीपन पाचन में उष्ण चीजें भी हैं। हाँ, तो मैम इसीलिए नहीं, हाँ, दाढ़ी मावले ना एक्चुअली बहुत रक्त का भी ये बढ़ाता है ना, तो प्रेगनेंसी में बहुत बेस्ट रहता है दाढ़ी मावले, बाकी सारे गुणों से। तो मैम वो जो उष्ण तीक्ष्ण चीजें हैं, वो उसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता उसमें? वो दीपन पाचन के लिए डाली होती है हर जगह, त्रिफला त्रिकटु जो पड़ा रहता है ना सभी योगों में,
वो कम मात्रा सभी में योगों प्रभाव करता है दीपन कम पाचन, मात्रा। ज्यादा एक मात्रा में नहीं होता है। से जो वासा है, वासा उसको तो उसमें कफ सिर्फ सब में आ रहा है, प्रेगनेंसी में भी हम देते हैं। तो मैम वासा पे अगर रिसर्च देखो तो उसको कहीं कहीं ये भी बोला गया कि ये अबॉर्टिफिकेंट है। हाँ बिल्कुल है ना, हमने तो लेबर इनिशिएट करने के लिए वासापत्रसोरस मैंने तो बहुत बार पेशेंट में यूज किया है। सिम्टो नहीं देकर मैंने वासापत्रसोरस से लेबर इनिशिएट कराया है काफी पेशेंट्स का ऐसे। जी, तो मैम जब वो कफ सिरप में है तब उसका कोई नुकसान नहीं है मैम? नहीं, हाँ, क्योंकि वो मैं तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ। कर ही रही है। हाँ, मैं जनरली नहीं देती हूँ वासा, मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैंने इस प्रकार से उसका यूज किया है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, उसको नहीं देती हूँ। हाँ, जी yes। जी थैंक यू मैम। चलिए फिर आज के लिए रुके फिर हम लोग। ओके, नमस्कार सभी को, सारे दर्शकों को भी, जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी हमारे इस परिचर्चा में आइए और आप भी यहाँ अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। तो नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, आते रहिए।